जय श्री राम बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या क्या समझाया था? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसमें से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रह गया था जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूँ। मैंने तुम लोगों को सबसे पहले स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया था, याद है कि भूल गए? स्पेक्ट्रम में मैंने तुम्हें बताया था कि ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अरे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा भूल गए क्या? रेनबो, रेनबो। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो जो आपको 7 कलर्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कलर दूसरे में इतने अच्छे से, इतने सफाई से मर्ज हो रहा है कि उनमें डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है और वहां पर कोई क्लियर कट बाउंड्री, सेपरेट लाइंस नहीं है। हाँ या ना? और जब हमने देखा कि इसका ऑपोजिट भी कुछ होता है नेचर में, तो हमें पता चला कि इसका ऑपोजिट होता है बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा फर्दर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लास्ट क्लास में मैं तुम्हें ये समझा चुका हूं, ये भी समझा चुका हूं, ये भी समझा चुका हूं और एमिशन स्पेक्ट्रा भी समझा चुका हूं। अगर तुम लोग कहोगे दोबारा रिपीट करने को तो मैं कर दूंगा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है फिर से समझ लो। अगर मैं किसी सब्सटेंस को पहले एनर्जी दे रहा हूं, पहले एनर्जी देखो, एमिशन वर्ड का मतलब क्या है? एमिट करना, अपने अंदर से रेडिएशन को निकालना। हाँ या ना? तो रेडिएशन या एनर्जी तभी तो रिलीज करेगा जब उसके पास खुद से होगी। तो पहले हम उसको एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। अब हम उसको बोल रहे हैं कि चल भाई अब तो एनर्जी रेडिएट कर। तो जब वो वापस से हीट लूज करता है, एनर्जी लूज करता है, तो वो एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में जो लूज हो रही है वो प्रिज्म से पास होकर जब स्क्रीन पर हमें मिलती है तब हमें जो स्पेक्ट्रा नजर आता है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या होता है? अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है ये दिखता कैसा है? तो उसके लिए बच्चों मैंने तुम्हें ये वाली बुक देना जरा, ये देखो। यहां पर नीचे 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। इसमें ऊपर वाला जो डायग्राम है, ऊपर वाला मिला, ये वाला, ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आ गया? मतलब आप देख सकते हो इसमें क्लियर कट सेपरेट लाइंस हैं, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, इसीलिए इसके लिए अलग सेपरेट बना दिया गया एक की लाइन स्पेक्ट्रा। समझ में आ गया? तो इसमें सेपरेट लाइंस हमको नजर आती हैं। बहुत सारी लाइन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए अभी हम बोहर के मॉडल का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन फिर बाद में किसने करा? बोहर ने। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रा समझ में आ गया? मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कि जो सोडियम है जब हम उसको हीट करते हैं और उसके बाद जब वो रेडिएशन अपने अंदर से रिलीज करता है, छोड़ता है, एमिट करता है, तो हमको कौन सी कलर की लाइंस मिलती हैं? येलो। पोटेशियम में वायलेट और लिथियम में लाइलैक। ये 3 याद करने को बोला था, याद है कि भूल गए? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाम से क्या समझ में आ रहा है? इसके नाम से समझ में आ रहा है ये कुछ एमिट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन से क्या समझ में आ रहा है? कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बच्चों पहले ध्यान से सुनो हो क्या रहा है। हमने एक कंटेनर, बीकर, कांच का कुछ भी एक सब्सटेंस वेसल ले लिया, बर्तन ले लिया। उसके अंदर हमने क्या भर दिया? किसी भी सब्सटेंस का या तो एक्वस सॉल्यूशन या तो गैसियस सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये इरेज कर दूं? ये तो इरेज कर दूं ना? और ये कॉपी में लिख लेना भाई। देखो बच्चों हमने क्या करा, हमने
कोई एक वेसल लिया और इसके अंदर भर दिया या तो एक्वस सॉल्यूशन या तो गैशियस सॉल्यूशन। गैशियस समझते हो ना, अगर गैशियस सॉल्यूशन होगा तो पक्का वो ऊपर से क्लोज कंटेनर होगा, सही है, वरना गैस उड़ जाएगी ना। तो अभी मैं मान लेता हूं इसमें है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। अभी सोडियम का ही ले लेते हैं क्योंकि हम लोग इसी को बार बार स्टडी कर रहे हैं, समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम का, समझ पा रहे हो? यहां से कौन सी लाइट आई बच्चों? व्हाइट लाइट। हमने सोडियम के एक्वस सॉल्यूशन से व्हाइट लाइट को पास कराया। समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसे समझ लो, बर्तन मतलब कांच का बर्तन है, लाइट आर पार जा सकती है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी आप लोग पानी मान लो, क्या पानी के अंदर से व्हाइट लाइट पास हो जाती है? हाँ, तो एक्चुअली पानी नहीं है, इसमें सोडियम के आयंस रहे होंगे पक्का, क्योंकि सोडियम का सॉल्यूशन है। जब लाइट यहां से एंटर हुई और जब यहां से निकली तो वो व्हाइट ही लाइट नजर आएगी। ऑब्वियसली व्हाइट लाइट एंटर होगी पानी में से तो बाहर व्हाइट लाइट ही आएगी। हालांकि पानी नहीं है, पानी के अंदर सोडियम के आयंस है। अब इस लाइट में ये अभी भी व्हाइट लाइट दिख रही थी, यहां पर भी व्हाइट लाइट ही है, पर जैसे ही मैंने एक प्रिज्म लगाया, क्या लगाया बच्चों? प्रिज्म करता क्या है? अभी हमको ना देखो आंखों से नहीं दिख रहा है ये चीज, आंखों से तो यहां भी व्हाइट लाइट और यहां भी व्हाइट लाइट दिख रही है, पर यहां से कुछ मिसिंग है, यहां से कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग चीज आंखों से नजर नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं ये व्हाइट लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाए, मतलब फैल जाए, स्प्लिट हो जाए, ताकि मुझे डिटेल में दिखे कि अंदर से क्या मिस हो गया है। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई और सामने मैंने लगाई स्क्रीन, क्या लगाई बच्चों? तो स्क्रीन पे बच्चों मुझे क्या नजर आना चाहिए, जल्दी बता दो, कौन सा स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए? जल्दी बोलो, लाइन स्पेक्ट्रा या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा? अरे कॉन्टिन्यूस मिलना चाहिए, व्हाइट लाइट है ना, ये कौन सी लाइट है? सनलाइट बोल दो, व्हाइट लाइट। यहां पे भी व्हाइट लाइट ही निकलेगी, कुछ पार्ट मिसिंग है बट है तो व्हाइट लाइट। बच्चों व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होगी तो कितने कलर मिलेंगे? 7, मतलब पूरा विबग्योर मिलेगा। तो इस पूरे विबग्योर में से कुछ कलर मिस होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? और ये आपको नजर कैसा आएगा मैं दिखा देता हूं, दिखाओ बच्चों। अगर आपके पास ये वाली बुक है तो इसमें आप नीचे वाला डायग्राम देख सकते हो। क्या आपको पूरा 7 कलर्स का बैंड दिख रहा है, वॉयलेट से लेके रेड तक? हाँ, लेकिन उसमें से कुछ कलर मिस हैं जहां पे डार्क लाइंस नजर आ रही हैं। चेक कर लो, नीचे वाले डायग्राम में चेक कर लो, पूरा देखो ना, सारे कलर नजर आ तो रहे हैं, लेकिन उसमें से डार्क लाइन कहां पे नजर आ रही है? कहीं कहीं पर, हाँ या ना? तो ये जो डार्क लाइन आपको नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इस सॉल्यूशन ने व्हाइट लाइट में से वो वाली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है जो यहां पर मिसिंग है। मेरी बात समझ में आ गई? और बच्चों पता कौन सा कलर मिस हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं सोडियम है, सोडियम कौन सा कलर एमिट करता था, तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा? तो यानी कि इस विबग्योर में से कौन सा कलर मिस हो गया होगा? येलो। आ गई बात समझ में? तो अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन लेता हूं तो वो जो कलर एमिट करता था वही कलर यहाँ पर एग्जैक्टली एब्जॉर्ब किया होगा। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये येलो कलर ही क्यों एमिट कर रहा है, तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी येलो ही कर रहा है व्हाइट लाइट में से। यानी जब हम उसको एनर्जी दे रहे होते हैं तो वो वही वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो उसको चाहिए, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वही तो रिटर्न में देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप उस ग्राफ में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा में जहां जहां आपको कलर्ड लाइंस मिली थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एग्जैक्टली उन्हीं लोकेशन पर आपको डार्क लाइंस मिलेंगी। आगे बात समझ में? लेकिन बच्चों ये जो डार्क लाइन है क्या वो बिल्कुल अच्छे से सेपरेटेड है? हाँ या ना? डार्क लाइन तो सेपरेटेड है ना, इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी लाइन स्पेक्ट्रा के अंडर आता है। समझ में आ गया? डार्क लाइन थोड़ी ना मर्ज हो रही है, वो तो साफ साफ अलग अलग दिख रही है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी लाइन स्पेक्ट्रा के अंडर आता है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई? बस जो मैंने समझाया है वही यहां पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर दूं।
सुनो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, when a continuous electromagnetic radiation say white light is allowed to pass through a gaseous or aqueous solution of some salt, जब white light किसी ऐसे सॉल्यूशन से पास की जाती है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस का या तो एक्वस या तो गैसियस सॉल्यूशन होता है, तो क्या होता है, एंड देन द ट्रांसमिटेड लाइट ऑब्जर्व, और जब ट्रांसमिटेड लाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें प्रिज्म और स्क्रीन होती है ना, ऑब्जर्व, वी ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन उसमें कुछ बीच बीच में डार्क लाइंस मिलती है। आ रही है बात समझ में? A spectrum in which dark lines are observed in an otherwise continuous spectrum. पूरा continuous spectrum साफ सुथरा विद्युत नहीं मिल रहा है, उसके बीच में कहीं कहीं डार्क लाइंस मिल रही है। ये प्रोसेस समझ में आ गया, यही लिखा हुआ है। अब आगे सुनो, these dark lines indicates that radiation of corresponding wavelength have been absorbed by the substance from the white light। इससे ये पक्का कंफर्म प्रूफ हो गया कि इस जो भी कलर यहाँ पर मिसिंग है, जहां जहां पे डार्क लाइंस आ रही हैं, वो वेवलेंथ वाली लाइट इस सॉल्यूशन ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। सच स्पेक्ट्रम कंटेनिंग फ्यू डार्क लाइंस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर कुछ डार्क लाइंस होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये भी समझ में आ गया। अब सोडियम एमिशन स्पेक्ट्रा में येलो लाइट देता था, और यहां पर उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब करा है, एग्जैक्टली वही जो वो एमिशन स्पेक्ट्रा में शो करता था, हाँ या ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इट मे बी नोटेड दैट दीज डार्क लाइंस अपीयर एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस वेयर द लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रा अपीयर्स। जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा में आपको दिखती थी वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में गायब हो गई है। आप बुक में डायग्राम में चेक कर सकते हो। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला है एमिशन स्पेक्ट्रा, वहां पे कुछ कलर्ड लाइंस मिल रही हैं, और नीचे वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर से कुछ लाइंस मिसिंग मिल रही हैं, हाँ या ना। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? देखो लास्ट क्लास में और अभी जो मैंने समझाया ये पूरा थ्योरेटिकल था, समझ गए। अभी इसको मैथमेटिकल में भी कन्वर्ट करेंगे। बोहर इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर गए हैं हमको, समझ में आ रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस समझ में आया तुम लोगों को या नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि देखो रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था तब उसको इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं था। अब जब नॉलेज ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ, ये सब उसको नहीं पता, तो वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमने उसके ड्रॉबैक में जोड़ दिया रदरफोर्ड के, कि रदरफोर्ड मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आ रही है बात समझ में? अब वो बेचारा कहाँ से एक्सप्लेन करेगा जब उसको इसके बारे में नहीं पता? समझ में आ गया? बोहर ने दी थी इसकी एक्सप्लेनेशन। चले आगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिफरेंस टेबल बनाया है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। काम की बात यहाँ पर ये है कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जो एटम होता है वो एनर्जी अंदर से रेडिएट करता है। समझ गए बच्चों? अच्छा देखो क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ रेडिएशन इज एमिटेड बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस व्हिच इज एटम। बच्चों एक्साइटेड क्यों बोल रहे हैं इसको? वो जो एटम है पहले उसको एनर्जी दी गई है ना, तो जब उसको एनर्जी मिल गई तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। किस में आ गया है? याद रखना ये बात, जब किसी को एनर्जी दी जाती है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। क्योंकि वो स्टेबल तो नहीं कहूंगा, बट अपना वो ग्राउंड स्टेट। देखो आप ऐसे समझो, आसान भाषा में एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आराम से घर पे बैठोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे। और आपकी जेब में थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो क्या करोगे? चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कुछ खरीदते हैं, चलो मोमोज खाते हैं, चलो ये करते हैं, होगा ना? तो आप कौन सी स्टेट में आ गए? एक्साइटेड स्टेट में। 4 पैसे आ गए ना जेब में, इसलिए। आगे बात समझ में? एटम जब उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो माना जाएगा ग्राउंड स्टेट में। क्या? और ग्राउंड स्टेट में वो कोई एनर्जी रेडिएट, जब उसको एनर्जी दे देंगे और उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई
तो वो कौन सी स्टेट में आ गया, वो एक्साइटेड स्टेट में हो गया और खुशी उससे समाई नहीं जा रही। तो जब वापस उसको एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वो वापस से वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, रेडिएट करेगा। वैसे ही जैसे आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो अपने मन की खुशी के लिए, हाँ या ना, क्योंकि आप वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है एटम। यहाँ भी वही हो रहा है, चेक करो। इट इज, ये एमिशन स्पेक्ट्रा आपको कब मिलता है, जब रेडिएशन एमिट होती है बाय द एक्साइटेड सब्सटेंस व्हिच इज एटम एंड आर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जानते हो ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलता है आपको, जब व्हाइट लाइट पास होती है एक ऐसे सॉल्यूशन से जो या तो एक्वस है या तो गैसियस है उस सब्सटेंस का, और उसमें व्हाइट लाइट के अंदर से कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आपको मिलेगा वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी तो बताया था, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू गैसियस और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एंड देन द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई दिक्कत बच्चों, यहां पर हमें सिर्फ कलर्ड लाइंस मिलती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा हमको क्या एमिट करके देता है, कलर्ड लाइंस। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। किताब में चेक कर सकते हो। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या मिलता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है बट उसके अंदर मिसिंग डार्क लाइंस होती हैं, हाँ या ना, मतलब समझ गए ना, डार्क लाइंस होती हैं सेपरेट। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इनसाइड अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, चले आगे। अब यहां पर जितनी भी, अब देखो यहां से मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है। जितनी भी अभी तक हमने ये लाइंस देखी, जो कलर्ड लाइन है और जो मिसिंग लाइन है, वो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है, बस वो मेथड अलग अलग है। एक बार हम उससे एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, एक बार हम उससे एमिट करवा रहे हैं लाइट, है ना, एक्साइटेड एटम से, पर लाइनें तो वो सेम ही है। तो ये जो अलग अलग लाइनें हमें मिल रही हैं, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी ऑब्वियसली। या तो आप ये बोलो वेवलेंथ अलग होगी या ये बोलो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एक ही बात है। तो बच्चों ये जो लाइट है जो उसने एब्जॉर्ब कर ली सोडियम ने या किसी भी एटम ने, या वो जो एमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसके ऊपर रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट हुए और सबसे पहले हमको 1885 में, इन 1885 एक साइंटिस्ट थे जे बाल्मर। अब आप इसको बाल्मर मत बोलना, अब आप इसको क्या बोलोगे, बामर, एल साइलेंट है, पर मैं इसको बाल्मर बोलता हूं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि तुम लोग स्पेलिंग में गलती ना कर दो। तो ये जो जे बाल्मर थे, इन्होंने हमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया। जे बाल्मर गिव्स अ सिंपल फॉर्मूला फॉर different wavelengths of these series of lines या colored lines, simple formula for different wavelength of these series of lines या colored lines, और ये for hydrogen atom, colored lines for hydrogen atom या spectral lines of hydrogen। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बच्चों, हाँ ठीक है, for the hydrogen atom in visible region, in visible region। मैं ये कहना चाह रहा हूं इन लाइंस के थ्रू कि बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे आसान और सबसे सिंपल एटम कौन सा है, सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम है। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, अगर हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल है तो एक्सपेरिमेंट पहले उसी के साथ करोगे ना, या पहले यूरेनियम ले लोगे सीधा धमाका कर दोगे, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन एटम को लिया गया, उसको एनर्जी दी गई, उससे एमिशन स्पेक्ट्रा करवाया गया या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करवाया गया, तो वो जो डिफरेंट कलर्ड लाइंस हमको मिल रही थी, उन कलर्ड लाइंस की वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें सबसे पहले किसने दिया, जे बाल्मर ने। आगे बात समझ में। और एक बात, वो जो कलर्ड लाइंस हमको मिली, बच्चों एक बात बताओ, वो जो कलर्ड लाइंस मिल रही हैं हमको एमिशन स्पेक्ट्रा में, क्या जरूरी है वो आंखों से दिखाई दे, जरूरी है? अगर विजिबल रीजन में होगा तो आंखों से दिखाई देगा, और विजिबल रीजन में नहीं हुआ तो
तो नहीं देगा। तो बाल्मर ने जो हमको फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला विजिबल रीजन में आने वाली कलर्ड लाइंस का दिया। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो फॉर्मूला उन्होंने जो दिया वो था 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू वेव नंबर। याद है कि भूल गए? ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, सॉरी यहां पे 2 आएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और पर सेंटीमीटर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला देखो, मेरी बात सुनो, हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना तब इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि ये कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया ये फॉर्मूला। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को रट लो। देखो जिस सीक्वेंस में भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है, काम आएगा और ऐसे ही चीजें याद होंगी। ठीक है भाई? तो पहले 1885 में हमें बाल्मर ने ये फॉर्मूला दे दिया था। आप अभी इसी वक्त इस फॉर्मूले को जहन में उतार लो और रट लो। कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करो। क्या फॉर्मूला है? 1 बाई लैम्डा। इसको बंद कर दो बेटा, मुझे तुम्हारी खुली किताबों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम्हारा ध्यान उधर है, इधर देखो ना। तो फॉर्मूला क्या है? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109,677, ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये n स्क्वायर कर देते हैं इसको, अभी फिलहाल के लिए n कर देते हैं। बात समझ गए? अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पर जो एक बात और याद रखना, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 ही होगी। यानी n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर लेना है और n की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी ही होगी। क्यों होगी, क्यों नहीं होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस क्या बोल रहा हूं मैं, रट लो। समझ गए? तो ये जो यहां, अब एक बच्चों मुझे बात बताओ, अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू 3 डाल दूं, ध्यान से देखना, तो यहां पे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से वेवलेंथ आ जाएगी। वेवलेंथ की एक ही वैल्यू तो आई, यहां से वेवलेंथ की कितनी वैल्यू आएगी? 1। तो कहीं वो एक कलर्ड लाइन की वेवलेंथ तो नहीं आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारी कलर्ड लाइंस आई थी ना, अभी बुक में दिखाया तो था। तो एक की वेवलेंथ मिल गई, फिर आप n की जगह 4 डाल दो यहां पे, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर 5 डाल दो, 6 डाल दो। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप जितने भी नंबर डालोगे आपको सारी कलर्ड लाइंस मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी लाइन विजिबल रीजन में है, यानी आप इन्हें आंखों से देख सकते हो। इसके अलावा और भी ऐसी लाइन होती होंगी जो आंखों से नजर नहीं आ रही, तो उनका फॉर्मूला क्या है? तो इसके 5 साल बाद इन 1890, हो सकता है तब तक और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हो और सेम फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट काम करते हैं, है ना। तो राइडबर्ग ने 1890 में 5 साल बाद राइडबर्ग gives a similar formula for line spectra of hydrogen or hydrogen like atoms। या तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एक ऐसा ही कुछ ऐसा ही फॉर्मूला दिया, लेकिन वो बहुत सारे रीजन में बहुत सारे रीजन में आने वाली कलर्ड लाइंस को शो कर रहा है। और फॉर्मूला था न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय z पर सेंटीमीटर। बच्चों इन दोनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटी तो मिल गई होगी, डिफरेंस मिला? बच्चों चेक करो, डिफरेंस मिला?
यहां पर z है, यहां पर z नहीं है। यहां पर n1 n2 लिखा है, जबकि यहां पर हमेशा एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है 2, और यहां पर n लिख दिया। n की वैल्यू हमेशा 2 से तो बड़ी ही होगी। और यहां पर भी ये बात याद रखना, n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा। यानी यहां पर जो भी वैल्यू लोगे, यहां पर उससे बड़ी वैल्यू लोगे। n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। अब ऐसा क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर ये फॉर्मूला पहले आप याद कर लो। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों है तो बताओ। दूसरी बात, ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया गया था। ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। मतलब बच्चों हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? हीलियम अगर मैं He+ लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? He+ का मतलब होता है हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो जरा सोचो, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव नहीं कर रहा? तो हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन नहीं बन गया, तो हाइड्रोजन लाइक बन गया। तो उसके लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2। बच्चों लिथियम से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो Li2+ बन जाएगा। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1। और हाइड्रोजन में भी 1। तो क्या ये हाइड्रोजन बन गया? नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम बन गया। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। बच्चों Z जानते हो या भूल गए? Z का मतलब एटॉमिक नंबर। तो अगर हाइड्रोजन आप ले रहे हो तो चेक करो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब तो ये फॉर्मूला इसी के जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहां पर Z की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? तो ये तीनों कौन हुए बच्चों? हाइड्रोजन लाइक एटम्स। कोई दिक्कत? चले आगे। अब ये तो पता लग गया कि n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा, लेकिन इनकी वैल्यू होगी क्या, वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो ये वाला फॉर्मूला इरेज कर दूं बच्चों, बाल्मर वाला। पहले फॉर्मूला ये आया था 1885 में, 5 साल बाद राइडबर्ग का, क्योंकि तब तक और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई होगी, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। समझ गए ना? तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं और एक टेबल बनाने जा रहा हूं जो तुम्हें अभी इसी वक्त याद करना है। देखो बच्चों, n1 n2 सीरीज EMR और स्पेक्ट्रल रीजन, बस इतना ही ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले में n1 की जगह 1 लेते हो तो n2 की जगह क्या लोगे बच्चों? जल्दी बोला करो, n2 की जगह क्या लोगे? n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। समझ में आ गया? इस सीरीज को नाम दिया गया है लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया बच्चों? लाइमन सीरीज। और यहां पे जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगी वो मिलेगी कौन सी रेंज में? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, याद है? आंखों से दिखाई नहीं देता पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस फॉर्मूले में n1 की जगह 2 डालते हो तो n2 की जगह क्या आएगा? 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। समझ गए बच्चों? इस सीरीज को क्या नाम दिया गया? ये फॉर्मूला तो पहले बामर ने दे दिया था। समझ गए? और हम ये भी जानते हैं कि ये विजिबल रीजन में। आइसक्रीम खाओगे बच्चों? ऐसे लाए हो तो फिर उल्टा तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलानी चाहिए। ये समझ गए बच्चों? अगर n1 की वैल्यू 3 हो गई तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 5 6 7, मतलब n2 हमेशा n1 से बड़ा रहेगा। और बच्चों इस सीरीज को क्या नाम दिया गया? पैश्चन। क्या?
जल्दी से बोलोगे तो फैशन निकल जाएगा, पर आपको पैशन ही बोलना है। पैशन बोलोगे तभी स्पेलिंग सही लिख पाओगे, ठीक है, नहीं तो फैशन हो जाएगा। और ये आता है बच्चों इंफ्रारेड रेंज में। अगर आप इसकी वैल्यू 4 लेते हो, n1 की वैल्यू यहाँ पे, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है बच्चों, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। और अगर आप n1 की जगह 5 लेते हो तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगा। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। और ये है P फंड सीरीज, समझ में आ गया। और भी दिया हुआ है इसके अलावा, इसके आगे और भी सीरीज होती है। अगर आप यहाँ पे 6 लोगे तो वो ऐसी और भी सीरीज के नाम चलते रहते हैं, पर आपको अभी फिलहाल 5 ही याद करने हैं एनसीईआरटी में। इतने में काम हो जाता है ऑलमोस्ट सभी आइटम्स का, ऑलमोस्ट सभी आइटम का काम हो जाता है। इसको अभी इसी वक्त याद कर लो। बेटा आवाज नहीं आई। इंफ्रारेड वाली चीज पे फर्क क्या होगा? फर्क क्या है इसमें? कुछ नहीं है, इसमें लाइंस अलग अलग रीजन में मिलेंगी, समझ गए ना। सीरीज का नाम अलग अलग कर दिया क्योंकि n1 की वैल्यू चेंज हो गई इसलिए। पर देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में व्हाइट लाइट के राइट साइड में यूवी और लेफ्ट में आई आ रहा है, तो है तो व्हाइट लाइट वाले रीजन पर थोड़ा आगे पीछे निकल गया। तो ये तीनों इंफ्रारेड में ही आ रहे हैं, पर है वो अलग अलग सीरीज, ठीक है बच्चों। इसको याद करने की आसान तरीका बताऊं, अगर मैं ये पांचों नाम सीक्वेंस में याद कर लूं तो काम हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, लाइमन, बोर्ड पे नहीं देखना, आंखें बंद करो और बोलो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। ऐसे करो, ऐसे ऐसे फिंगर्स पे, लाइमन, बाल्मर। आवाज नहीं आ रही या तो मत बोलो भाई, बोलना तो जोर से बोलो। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। फिर से एक बार, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। अब स्पीड से बोलना भाई, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। और स्पीड से, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। बच्चों अब मुझे लगता है तुम्हें ये पांचों सीक्वेंस में याद हो गए होंगे। 1 पे कौन है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। जिस सीक्वेंस में तुमने याद करे हैं उसी सीक्वेंस में n1 याद हो गया होगा। अगर n1 याद हो गया तो n2 करना पड़ेगा क्या, n2 तो उससे बढ़ा ही जाएगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। मुझे लगता है बाल्मर का तो सबको याद होगा, विजिबल अभी समझाया था। उसके नीचे वाले सारे और उसके ऊपर एक ही बचा, वो यूवी है। हो गया याद पक्का, इसको भूल मत जाना, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा और मैं तुम्हें बोर्ड पे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि ये कहां और कैसे काम आ रहा है। बच्चों यहां तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई या नहीं, पहले ये बता दो। आ गई। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में या तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आज हमने पढ़ा है, और या फिर हम लोग सीधा बोहर के मॉडल पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भी इन चीजों की एक्सप्लेनेशन आने वाली है। बोहर ने पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है कि ये फॉर्मूला कहां से और क्यों आया, तो वहां भी ये टॉपिक आएगा, तो वहां भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, तो वहां पर भी हम कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।